अपराधियों के एनकाउंटर वाले बयान पर सियासत तेज। विपक्ष ने बयान पर दर्ज कराई आपत्ति। बीजेपी विधायक ने कहा यूपी की तर्ज पर बिहार में भी हो एनकाउंटर। चाईबासा नक्सली हमले पर सीएम सोरेन की निंदा। बारूदी सुरंग धमाके में जगुआर के 3 जवान हुए शहीद, घायलों का इलाज जारी। जल्द नीतीश का दामन थाम सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा का। 1 हफ्ते बाद करूंगा खुलासा, कई बार कर चुके हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात। प्रदेश में बेलगाम अवैध खनन पर सियासी विरोध। बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बजट 2021 और 22। झारखंड की हेमंत सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 91,277 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। इसमें किसानों की कर्ज माफी से लेकर रोजगार सृजन तक के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ऐसे में यह बजट जनता के लिए कितना फायदेमंद होगा और इस बजट से क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं, बजट के हर एक पहलू पर प्रदेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हरिशंकर दयाल से खास बातचीत की हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ ने। देखिए आप। झारखंड विधानसभा में झारखंड का बजट पेश किया गया और बजट पेश किया वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने। इस बजट में कई सारी अहम बातें देखने को मिली हैं और कहा यह जा सकता है कि झारखंड ने कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश की है। झारखंड बजट कैसा रहा, इस बजट में आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या उम्मीदें हैं, जनता को कितना फ़ायदा पहुंचेगा और ख़ास करके सरकार ने क्या कुछ नए कदम उठाने की कोशिश की है, इन तमाम बातों को आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे झारखंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल जी से। सर, पहला सवाल, कल झारखंड का बजट पेश हुआ। पिछले साल से लगभग ये 4900 करोड़ ज़्यादा का बजट पेश किया गया है। पहले वित्तीय वर्ष से 2001-2002 से यह 13 गुना ज़्यादा हो चुका है। क्या समझते हैं, आपकी समझ के हिसाब से यह बजट जो पेश किया गया है, इसे कैसे आंकते हैं? मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बजट है ये, और अभी की जो परिस्थिति है, जो कोरोना के बाद की परिस्थिति है, और सरकार के समक्ष यह चुनौती है कि कैसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए जो कोरोना से प्रभावित हुई थी, और कैसे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, ख़ास करके उन लोगों को जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुए थे कोरोना के कारण। तो उसको ये दोनों चुनौतियों को पूर्ण करने में यह बजट काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। इस बजट में सबसे पहली बात यह है कि वित्त मंत्री ने आउटकम बजट 11 विभागों के 21 मांगों को लेकर आउटकम बजट की बात कही है। इसका क्या मतलब निकलता है आउटकम बजट? ये बजट में आम जनता के लिए एक नया कह सकते हैं तकनीकी शब्द आ रहा है, तो इसको इसका क्या फ़र्क है और इसको किस तरीके से पेश किया जा सकता है? नहीं, ये काफ़ी अच्छा एक प्रयास है इस बजट से, और जो लगता है कि अगले बजट तक सारे विभागों को इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। अभी 11 विभाग के 21 मांगों पर किया गया है ये आउटकम बजट या परिणाम आधारित बजट का अर्थ है कि पहले जो बजट होता था वो आउटले बजट होता था, कि हर मांग पे या हर विभाग पे अलोकेशन बताया जाता था। तो जब उसका इवैल्यूएशन भी होता था तो अलोकेशन का यूटिलाइजेशन देखा जाता था कि कितना प्रतिशत यूज़ हुआ, लेकिन जिस चीज़ के लिए वह व्यवहार हुआ वह कहाँ तक अचीव हो सका यह उसमें नहीं आता था। तो अब क्या है कि यह बजट जो आउटकम बजट है, यह है कि आउटले को जो पैसा अलोकेट किया गया है उसका आउटपुट क्या होगा यह भी उसमें अंकित होगा, और वह भी क्वांटिफाइड होगा, और फिर उस आउटकम्स का, उस आउटपुट का आउटकम क्या होगा। आउटकम मतलब ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो पैसा खर्च किया जा रहा है, कहाँ तक वह प्राप्त होगा। जैसे अगर मैं उदाहरण दे करके बताऊं, तो अगर मान लीजिए पैसा अलोकेट हुआ स्कूल एजुकेशन के लिए, तो वह आउटले हो गया। आउटपुट उसका हुआ कि कितने स्कूल, कितने क्लासरूम्स, कितने वॉशरूम्स लड़के लड़कियों के लिए बनेंगे, यह सभी आउटपुट के टर्म्स में हुआ। तो जब भी मांग आई अगर पैसे की
इस विभाग से, तो वह यह भी बताएगा कि इसका आउटपुट कितना होगा और फिर यह आउटपुट से आउटकम कितना होगा, कितना उसके कारण इनरोलमेंट बढ़ेगा, कितनी लिटरेसी बढ़ेगी, कितना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करेगा। तो यह सभी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव है इस पैसे को खर्च करने का, वह भी कहाँ तक हो सकेगा, वह आउटकम हो गया। और इस आउटकम को कोशिश किया जा रहा है या इस आउटकम को रिलेट किया गया है एसडीजी गोल से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, कि कहाँ तक वह अचीव कर रहा है। तो यह भी पता चलेगा कि कहाँ हुआ है। तो जब अब इवैल्यूएशन होगा तो इवैल्यूएशन होगा कि कितना उससे अचीव किया गया, यह होगा कि कितना रिजल्ट उसको मिला, लोगों को वास्तविक फ़ायदा कितना हुआ है वह भी होगा। तो इसका इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, यह सब भी अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो काफ़ी ज़्यादा यह बजट को सार्थक बना रहा है, लोगों के फ़ायदा को पहुंचाने में यह ज़्यादा सार्थक होगा। तो एक रिस्पॉन्सिबल बजट बन रहा है। वित्त मंत्री ने कल अपने बजट भाषण में एक बात की चर्चा की है कि कोविड-19 के दौरान जब पूरा विश्व, देश और राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस दौरान झारखंड की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं कृषि ने सस्टेन करने की कोशिश की है और कृषि से झारखंड की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा भी पहुंचा है। और जिस तरीके से कृषि में कई सारी बुनियादी सुविधाओं की बात भी की जा रही है, तो कृषि को लेकर इस बजट में जो भी बातें की गई हैं उसको आप कितना हद तक मानते हैं कि वो कृषि के विकास के लिए सही रहा है या इससे कुछ और ज़्यादा किया जा सकता था? कृषि वास्तव में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा। बाकी सारे सेक्टर्स प्रभावित हुए थे कोरोना से और इस समय में कृषि नहीं प्रभावित हुआ। और इनफैक्ट कृषि को कई कारणों से फ़ायदा हो गया। उस समय में मौसम भी अच्छा रहा, लोग भी जो वापस माइग्रेंट वर्कर्स आए थे वो कृषि के कार्य में लग गए, खरीफ के पहले वो लोग वापस आए थे, तो वो सब भी लग गए। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ और कोशिश किया गया है इस समय कि इसको और व्यापक बनाया जाए। तो जो कोशिश है उसमें सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास है, एक चैम्बर ऑफ फार्मर्स की बात है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकें, तो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने की बात है। तो यह सारी चीज़ें इसमें की गई हैं और इसका समझा जा रहा है कि परिणाम जो होगा वह काफ़ी दूरगामी होगा। कृषि के साथ साथ जो अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मछुआरों को कई सारी सुविधाएं देने की बात कही गई हैं, खास करके किसानों के कृषि ऋण को माफ़ी के लिए 1200 करोड़ रुपए बजट में प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा मछुआरों को नाव देने की व्यवस्था के साथ साथ झारखंड को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने की बातें कही गई हैं। तो बहुत सारी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ को भी आगे डेवलप करने के लिए इस बजट में प्रोविजंस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको और क्या कृषि को लेकर और क्या दिख रहा है इस बजट में? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि एक्चुअली मछली उत्पादन हमारे यहाँ कोई पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, फिर भी मछली उत्पादन में हमारा राज्य सरकारी प्रयासों के कारण काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि मछली उत्पादन में विकास दर काफ़ी अधिक रहा है और यह एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोजगार दे सकता है, आमदनी बढ़ा सकता है। तो इसको प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इस कृषि से आधारित क्षेत्र को प्रमोट करेगा, जिसमें से एक है जो रूरल नॉन फार्म सेक्टर है, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग वगैरह है, इसका भी असर पड़ेगा। या फिर जो दूसरे इस तरह के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं वह भी हैं। एक है जी कि आप देखे होंगे कि उसका उद्देश्य कुछ और है, लेकिन वह कृषि आधारित व्यवसाय को भी बढ़ाएगा और वह है जो कि इस बार यह अनाउंस किया गया है कि जो 3 से 6 साल के उम्र के बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी जाते हैं, उनको सप्ताह में 3 दिन अंडा दिया जाए। तो उद्देश्य इसका है कि न्यूट्रिशनल लेवल उन बच्चों का इम्प्रूव किया जाए, जिसका कि काफ़ी व्यापक असर पड़ता है, उनके एकेडमिक आउटकम पे असर पड़ता है, इसका स्कूल अटेंडेंस पे वो भी इम्प्रूव करता है। लेकिन जब यह होना शुरू होगा तो फिर मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है वह भी बढ़ेगा, क्योंकि ये अंडा फिर चूँकि डिमांड होगा तो लोकली सप्लाई करने की भी बात होगी। तो लोकल एक इकोनॉमी जो मुर्गी पालन के क्षेत्र में विकसित होगा और यह काफ़ी आसान सा व्यवसाय होता है, कम लागत से शुरू हो जाता है और रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। तो यह भी एक व्यवसाय है जो बढ़ेगा और यह अन्य व्यवसाय के साथ यह चलता है, तो सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन के रूप में चलता है, सब्सिडियरी एम्प्लॉयमेंट का सोर्स यह बनेगा। तो यह भी एक अच्छा क्षेत्र है जो कि विकसित होगा।
सर ये तो हो गई अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर की बात, कृषि की बात हमने कर ली। सेकेंडरी सेक्टर की बात अगर करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों की कमी देखी जा रही है बजट में। क्योंकि अगर बात कर लें पिछले 5 सालों में या 6 सालों में, और ख़ास करके कोरोना के दौरान, तो झारखंड के उद्योगों को पर भी काफ़ी संकट आया है। जमशेदपुर की बहुत सारी एंसिलरी यूनिट बंदी के कगार पर हैं। रांची, राजधानी रांची के आसपास की बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनके रिवाइवल के लिए या कुछ नए इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उस तरीके की बातें दिख नहीं रही हैं। क्या वो कहीं हिडन एजेंडे में है बजट में? ये हम लोग समझते हैं कि ये काफ़ी सिद्ध हुआ सिद्धांत है कि भारत जैसे देश में एक क्राउडिंग इन की गतिविधि चलती है कि जब सरकारी निवेश बढ़ता है, सरकारी व्यय बढ़ता है, तो निजी निवेश भी आगे आता है, निजी निवेश भी बढ़ता है, क्योंकि मांग का सृजन होता है। तो अगर आप देखेंगे बजट को, तो बजट के आकार को बढ़ाया गया है और बजट में भी पूंजी व्यय के आकार को बढ़ाया गया है। तो वह जब सार्वजनिक निवेश अगर बढ़ेगा, सार्वजनिक खर्च बढ़ेगा पूंजी के मामले में, तो वह निजी खर्च को भी बढ़ाएगा और इंडस्ट्री उसको, मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस होगा। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए भी दी हैं और वह इसके विकास में काफ़ी सहयोग होगा। सेकेंडरी सेक्टर के बाद अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर की बात अगर कर लें, पर्यटन के लिए बहुत सारी चर्चा की गई है और ख़ास करके पर्यटन के साथ साथ कुछ अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी प्रमोट करने की बात कही जा रही है। उसको लेकर बजट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बजट में भी और बजट के ठीक पहले जो 15वें वित्त आयोग का जो रिपोर्ट आया है, उसमें भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की बात हुई है। जैसे उसमें स्पेशली वैद्यनाथ धाम और उस क्लस्टर को, जो एक रिलीजियस क्लस्टर है, और आप देखिएगा कि हमारे टूरिज़्म में जो टूरिस्ट आते हैं वो उस समय में काफ़ी आते हैं, वो सावन के महीने में काफ़ी आते हैं, देश से भी और विदेश से भी। वो और ज़्यादा डेवलप करेगा अगर ये वैद्यनाथ धाम हो जाएगा, डेवलप करेगा। और बाकी जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि पहले ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स जो पहले से ज़्यादा विकसित नहीं थे, उनको विकसित करने की बात हुई है। तो टूरिज़्म के लिए यह काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी जो सर्विस के अदर क्षेत्र हैं वह भी विकसित होगा इसके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वह संबंधित होता है प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ और सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ का। जब वह होता है तो टर्शियरी सेक्टर उसको फॉलो करता है। ये हमने तीनों अलग अलग सेक्टर्स की बातें कर ली। अब अगर हम बात करें तो इस बजट में जो केंद्र से सहयोग राशि की बात की गई है वो लगभग 17,000 करोड़ रुपए की बात है। बिहार में अगर हम देख लें तो बिहार में यह राशि कई गुना ज़्यादा है झारखंड के अपेक्षा में। इसकी वजह क्या लगता है? केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे राजनीतिक संबंध नहीं होने की वजह से है, या कोई और वजह नज़र आती है कि मात्र 91,000 करोड़ के बजट में 17,000 करोड़ रुपए की केंद्र से सहायता राशि प्राप्त हो रही है? जो अमाउंट आप बोल रहे हैं मैं कंफर्म नहीं हूँ उस पर, तो इसीलिए मैं वो उस पर नहीं कुछ बात कर पाऊँगा। लेकिन केंद्र से हम लोगों को जो मिलता है या किसी भी राज्य को मिलता है, वह किसी राजनीतिक संबंध के कारण नहीं मिलता है, हमारा हक है वो। हमारी जो संघीय व्यवस्था है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से किया गया है कि सेंटर ज़्यादा उगाही करेगा पैसा का और केंद्रों में वो बांटेगा कुछ नियमों के अनुसार। तो इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि हमको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए और कुछ मिलना भी चाहिए जो नहीं मिला है, और मिलेगा भी, क्योंकि हमारा हक है वो। तो एक तो डिवोल्यूशन का पैसा है जो कि मिलना है, जिसमें कि थोड़ा सा हमारा अंश पहले की तुलना में बढ़ा है। जो 14वें वित्त आयोग में 3.139 था, वह 15वें वित्त आयोग में पहले वह 3.313 हुआ और फिर उसके बाद 307 हुआ। 15वें वित्त आयोग की दो रिपोर्ट आई, एक जो सिर्फ 20-21 के लिए थी, उसमें हमारा शेयर उसमें 3.313 हुआ, और जो 21 से 26 की अवधि है उसमें यह 3.307 हुआ, थोड़ा सा कम हो गया 21 से 26 वाली अवधि में। तो उससे भी हम लोगों को मिलेगा। ग्रांट्स इन एड भी दो तरह का, एक सेक्टोरल ग्रांट्स में भी हम लोगों को मिलेगा और दूसरा हम लोगों को स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स में भी हम लोगों को मिलना है पैसा। तो ये तो हमारा हक का पैसा है, यह भी मिलना है। एक और जो है, जो 15वें वित्त आयोग ने जिस बात की चर्चा की है, वह है कि जो जीएसटी है उसमें क्या कमी है उसकी बात कर रहा है वो। तो
हो सकता है कि उसके कारण जैसे कहता है इन्वर्टेड टैक्स बेस उसका, या फिर कंप्लायंस कैसे कम हो रहा है क्योंकि इनवॉइस मैचिंग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको लगता है कि चूंकि यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है तो केंद्र सरकार इस पे अहम निर्णय लेगा, तो हम लोगों को लगता है कि उसके कारण जीएसटी कलेक्शन भी हमारा बढ़ेगा। और कंपनसेशन हमको पहले कुछ कम मिला है तो वह भी हम लोगों को ससमय और पूरी तरह से कंपनसेशन मिल पाएगा। तो जीएसटी कलेक्शन पर है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कि हम लोगों को अभी तक राहत नहीं मिला है जो हम लोगों को मिलना चाहिए, तो वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमको मिलना चाहिए। जैसे कि काफ़ी लंबे समय से रॉयल्टी रेट रिवीजन नहीं हुआ है जो कि हर 3 साल में हो जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वह होना चाहिए और हमारी मांग है कि जो रॉयल्टी रेट है वो बढ़ना चाहिए। मिनरल बेस्ड हमारा स्टेट है तो हम लोगों को उससे फ़ायदा होगा। एक और भी चीज़ रही है जो हम लोग पॉइंट आउट करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं इस चीज़ को, कि एक क्लीन एनर्जी सेस है जो इम्पोज किया जाता है, और यह क्लीन एनर्जी सेस बेसिकली कोल पे है। तो इसका हक तो जो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनका होना चाहिए, लेकिन ये क्लीन एनर्जी सेस को भी जीएसटी कंपनसेशन के तहत उसको रूट कर दिया गया। तो जो हमारा पैसा है वो पूरे देश में बांटा जा रहा है। हमको लगता है इस पे हम लोगों का पहला हक है, हम लोगों को मिलना चाहिए। आपने जीएसटी की बात की सर, जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है तब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जीएसटी के पैसे के भुगतान की बातें कहते रहे हैं। और एक दूसरा लगे हाथ इससे सवाल यह भी है कि डीवीसी का जो बकाया की बात रही है तो डीवीसी को आरबीआई की तरफ से डेबिट करके सीधा वो भुगतान कर दिया गया है। इन दोनों से राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ सकता है? पिछली बार किया गया था उससे फ़र्क तो पड़ा ही, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी उस समय में प्रभावित थी कोरोना से भी, और कई तरह के पैसे हमारे बचे हुए हैं केंद्र सरकार के पास। तो जो बकाया हमारा है अगर वो मिले तो फिर ये डीवीसी को जो हमारा बकाया देना है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, उससे काफ़ी छोटा है। तो हम लोगों का जो बकाया है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है, और दूसरी जो एजेंसी का बकाया है वो हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड से सीधे काट करके दे दिया जा रहा है। तो ये एक तरह का कहीं ना कहीं एक वित्तीय अन्याय तो हुआ राज्य के साथ। इस बजट में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 2021-22 के लिए जीएसडीपी 2.83% रहने की बात कही जा रही है, और खास करके जो घाटा है 10,270 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि जो बजटरी प्रोविजन किए गए हैं उसमें राजस्व और गैर राजस्व 10,270 करोड़ के आसपास का घाटा हो। ये जीएसडीपी 2.83%, ये राज्य के लिए कितना एक आप कह सकते हैं बेंचमार्क पे है, कम है, ज़्यादा है? नहीं, ये आंकड़ा गलत है आपका। 9.5% है। 21-22 में जीएसडीपी ग्रोथ रेट 9.5% स्थिर मूल्य पे है, और प्रचलित मूल्य पे या जिसको हम लोग वर्तमान मूल्य कहते हैं उस पे 13.6% है। इस आंकड़े को क्या मानते हैं, बेंचमार्क पे है? हाँ, इकोनॉमी रिकवर कर रहा है, कोरोना से रिकवरी को शो कर रहा है कि कोरोना काल में हमारा 20-21 के वर्ष में हमारा जीएसडीपी संकुचित हुआ, 21-22 में ये इम्प्रूव कर गया। 2020-21 का जो फिनेंशियल ईयर था वो मोर और लेस कोरोना की वजह से पूरा का पूरा एक कह लें कि पूरा का पूरा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा प्रभावित हुआ, और लेकिन सितंबर के महीने से वो रिकवर करना शुरू कर दिया। उस फिनेंशियल लॉस को या उस दौरान जितने भी आर्थिक नुकसान हुए उसको 2021-22 में कितना रिकवर कर पाने की गुंजाइश दिखाई देती है? जो बजट या तो केंद्र सरकार का बजट आया या राज्य सरकार का जो बजट आया, उस लिहाज से 2021-22 में कितना हम रिकवर कर पाने की स्थिति में? काफ़ी ज़्यादा हम लोग रिकवर 21-22 में नहीं, हम लोग मैंने आपको बताया 20-21 में ही सितंबर महीने के बाद से हम लोग रिकवर करना शुरू किए हैं। जून से धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हुआ आर्थिक गतिविधियाँ। कुछ आर्थिक गतिविधियाँ तो चलती रही लॉकडाउन के समय में ही, जैसे रिटेल शॉप, मेडिकल वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रही। कुछ व्यवसाय भी चलता रहा, लेकिन काफ़ी सारे व्यवसाय थे और काफ़ी सारे उत्पादन के क्षेत्र थे जो प्रभावित हुए लॉकडाउन के तहत। 1 जून से धीरे धीरे इकोनॉमी ये लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाने लगा, और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी गतिविधियां बढ़नी शुरू हुई। सितंबर से इकोनॉमी ने रिकवर करना शुरू किया। आप अगर देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स जो कि मंथ वाइज निकाल रहा था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि एक निजी
संस्था है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ किसी भी तरह से ऑथेंटिक होगा, माना जाता है ऑथेंटिक डेटा। तो आप देखेंगे कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो गया जुलाई महीने के बाद से। जब सरकार बन रही थी तो उस दौरान एक बात की गई थी कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात थी कि हम राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन दोनों पहलुओं पे इस बजट में कहीं कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इसको क्या समझते हैं? फिनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं ले पाने की वजह से, या क्या और कारण समझ में आता है? नहीं, दूसरे सवाल पर तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। पहले वाले सवाल जो आप कह रहे हैं वह एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। हर तरह के सरकारी खर्च जो हैं, और मैंने कहा कि सरकारी खर्च को फॉलो करता है निजी खर्च। तो ये टोटल अगर आपका प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसका एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ता है। एक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है कि जितना आप निवेश करेंगे उससे कितना रोजगार बढ़ेगा। तो वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा। संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो गणना मैंने नहीं की है, लेकिन वो बढ़ेगा। लॉकडाउन के दौरान एक आंकड़े हैं जो उपलब्ध आंकड़े राज्य सरकार के हैं कि लगभग 9 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर झारखंड आए थे। एक बड़ा मैन पावर हमारे पास अवेलेबल हुआ था, और वो कह सकते हैं सेमी स्किल्ड मैन पावर हमारे पास अवेलेबल हुआ था। उस मैन पावर के यूटिलाइजेशन में हम कितना अपने आप में सेल्फ एफिशिएंट हैं कि हम उस मैन पावर को यूज़ कर पाने की स्थिति में हैं, या आने वाले समय में ही हम उस मैन पावर को यूज़ कर पाने में सक्षम होंगे? कोशिश की गई उस समय में भी, जब वो वापस लौट करके आए, कि उनको अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाए, आर्थिक गतिविधियों में किया जाए, और बहुत हद तक किया भी गया। जैसे कि मनरेगा का आप देखेंगे कि टोटल जो सारी चीज़ें उसके बढ़ें, लोगों को वहाँ अब्जॉर्ब किया गया, मतलब मनरेगा मैंडेज भी बढ़ा, ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ी जो 100 डेज तक काम लिए मनरेगा के तहत। तो यह हुआ मनरेगा में, उसके तहत कई एसेट क्रिएशन हुआ। तो काफ़ी अच्छा कार्य किया उस समय में मनरेगा, और इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। हम लोग झारखंड बहुत लंबे समय से एक प्रवासी मजदूर को भेजने वाला राज्य रहा है। जब हम लोग बिहार के भाग थे तब भी आप जानते हो कि बिहार और झारखंड जैसे प्रदेशों के ही मजदूर कई देशों में जाकर के बसे, और आज वहाँ एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में, हो फिजी है या मॉरिशस है, ये सभी देश में भी यहीं के लोग जाकर के बसे। तो यहाँ से माइग्रेशन काफ़ी लंबे समय से होता रहा। या टी गार्डन जो है, असम का टी गार्डन, वहाँ पर सिलीगुड़ी, ये सभी यहाँ के मजदूर गए काफ़ी, और वहाँ बसे भी। तो यहाँ पर ये एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है यहाँ पे आउट माइग्रेशन की। यूजुअली सीजनल आउट माइग्रेशन की एक स्थिति यहाँ पर है कि कृषि के बाद लोग जाते हैं, और जैसे जैसे कृषि बहुफसलीय होगा, अन्य उद्योग बढ़ेंगे, अन्य आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो निश्चय ही हमारा जो माइग्रेट करते हैं वर्कर्स, वो यहीं पे अब्सॉर्ब हो जाएंगे। सर, मनरेगा की आपने बात कही। अभी बजट के पहले के कैबिनेट बैठक में मनरेगा की राशि 194 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दी गई थी। 31 रुपये का इजाफा किया गया था, जिसका बजटरी प्रोविजन लगभग 314 करोड़ रुपए का किया गया था। इसका क्या इम्पैक्ट, रूरल सेक्टर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्चुअली ये होगा कि जो मनरेगा में वो वर्कर्स काम कर रहे हैं जो डिस्ट्रेस वर्कर्स हैं, जहाँ पर अगर कोई काम नहीं मिल रहा तो यहाँ पर काम किया उन्होंने, तो मनरेगा में वर्कर्स के अब्जॉर्प्शन बढ़ेंगे और उनको लाभ भी मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी। यह एक्चुअली मनरेगा वेज, वो जो आप 194 कह रहे हैं, यह तो केंद्र सरकार निर्धारित होता है। काफ़ी समय से कोशिश किया जा रहा था कि केंद्र सरकार इसमें इजाफा करे, क्योंकि हमारे राज्य में यह न्यूनतम मजदूरी से काफ़ी कम है। तो राज्य सरकार ने फिर अपने राशि से, अपने बजट से इसको बढ़ाने का प्रयास किया है, और इसमें यह कदम तो काफ़ी सराहनीय माना जाएगा, क्योंकि बहुत कम राज्य हैं जो कि यह काम किए हैं कि अपने बजट से मनरेगा वेज को बढ़ाने की कोशिश की है। 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया। अपने आप में बहुत सारी नई चीज़ों को समेटे हुए था यह बजट। एक अर्थशास्त्री के नाते, एक झारखंड की आम जनता के नाते, और झारखंड के शुभचिंतक होने के नाते 1 से 10 के पैमाने पर इस बजट को कितना अंक आप देंगे? मैं तो 10 दूंगा। तो
अगर एक अर्थशास्त्री ने झारखंड के 2021-22 वित्तीय वर्ष के बजट को अगर 10 में 10 अंक दिए हैं तो जाहिर सी बात है सरकार ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है और इसका रिजल्ट आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी शुभम कुमार के साथ कुंदन कृतज्ञ, वीआईपी न्यूज़, रांची। कल हरीश्वर दयाल को आपने सुना, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं झारखंड। इनका यही कहना कि इस बार का बजट जो है हर बार की अपेक्षा बेहतर है। मनरेगा को लेकर जो सरकार ने अपनी राशि से जो कदम उठाए, जो कुछ आमदनी बढ़ाई गई मजदूरों के लिए, वो एक बेहतर और सराहनीय कदम है। जब केंद्र का बजट पेश किया जा रहा था उसके पहले भी हरीश्वर जी ने अपनी राय रखी थी। ये कहा था कि कोरोना काल का ये दौर है और ऐसे में बजट को काफी ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं हरीश्वर दयाल, जिनको